क्या आप भी अपना नया लेक्चर लेते समय पिछले लेक्चर का भूल जाते हैं, या फिर आपके पिछले लेक्चर के कुछ टॉपिक या फिर कुछ पॉइंट याद नहीं रहते हैं, जिससे रिलेटिव आपके टीचर अगले लेक्चर में आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फिर वो आपसे नहीं बनते। तो आप सोच रहे होगे भैया ऐसे क्या करें जो हम अपना 1.5-2 घंटे का लेक्चर 5 से 10 मिनट में रिवाइज कर लें। तो हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु गौतम आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ लेक्चर रिकॉर्ड्स वीडियो, जहाँ पर मैं आपको लेक्चर रिकॉर्ड कराऊंगा पूरा का पूरा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बॉटनी, उसमें भी हमारा चैप्टर का नाम है कोशिका जीवन की इकाई। और हमारा लेक्चर नंबर आज कौन सा है, 1, यानी कि आज हमारा पहला लेक्चर है। और आपको पता होगा ये सीरीज हमारी पीडब्ल्यू का बैच बैच स्टार्ट हुआ है अभी 1.0 उसके साथ चल रही है। तो हम पहले बात कर लेते हैं कोशिका की। तो देखो, जो हमारी पादप की मृत कोशिका थी उसकी खोज किसने की थी, उसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। और कब की थी, 1665 में। यानी कि पादप मृत कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। और कब की, 1665 में की। फिर बात कर लेते हैं हम जीवित जीवाणु कोशिका की खोज किसने की, यानी कि जो हमारी जीवित जीवाणु की कोशिका थी उसकी खोज किसने की, उसकी खोज की थी ल्यूवेनहोक ने। और कब की थी, 1674 में। यानी कि ल्यूवेनहोक ने 1674 में जीवाणु जीवित कोशिका की खोज की। अब बात कर लेते हैं केंद्र की खोज की। तो केंद्र की खोज किसने की थी, केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। और कब की थी, 1731 में। यानी कि 1731 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की। अब देखो, जो कोशिका है, यानी कि जो हमारी कोशिका होती है, अगर हम इसकी संरचना का विस्तृत अध्ययन करने चाहें, यानी कि इसके बारे में ज्यादा पढ़ना चाहे, तो हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है, हमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ती है। और वो भी कौन सी सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की। यानी कि हम कोशिका के अध्ययन के लिए कौन सी सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का। अब हम बात कर लेते हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में। तो जो हमारा कोशिका का सिद्धांत था वो किसने दिया था, वो स्लाइडन ने और स्वान ने दिया था। स्लाइडन आए थे 1838 में और स्वान आए थे 1839 में। और जो हमारे स्लाइडन थे ये कौन थे, जर्मन बोटनिस्ट थे। और जो हमारे स्वान थे ये भी जर्मन जूलॉजिस्ट थे। और जो हमारी पुरानी एनसीईआरटी में दे रखा है, तो स्वान को उसमें बता रखा है ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। बट जो हमारे स्वान थे वो भी जर्मन जूलॉजिस्ट थे। आपको याद रखना है, ये भी चेंज कर दिया गया है। न्यू एनसीईआरटी में ये है और ओल्ड में था ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। अब देखो, जो हमारे स्वान थे इन्होंने बताया कि जो हमारा पादप पादप ऊतक होता है वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी कि पादप ऊतक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना है। और जो हमारे स्वान थे इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने कोशिका की बाहर के आवरण के बारे में या फिर कोशिका की झिल्ली के बारे में बताया था, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यानी कि इन्होंने प्लाज्मा झिल्ली के बारे में बताया था। अब बात कर लेते हैं कोशिका सिद्धांत का स्वरूपण, यानी कि कोशिका सिद्धांत का स्वरूपण, या हम कह सकते हैं आधुनिक कोशिका का सिद्धांत। तो आधुनिक कोशिका का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, वो दिया था रुडोल्फ विर्च ने। रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। और कब दिया था, ये दिया था 1855 में। यानी कि 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने आधुनिक कोशिका का सिद्धांत दिया। और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने एक लाइन दी थी, ओमनी सेलुलर इज सेलुलर। इस लाइन का क्या मतलब होता है, इस लाइन का मतलब होता है नई कोशिका अपनी पुरानी कोशिका से उत्पन्न होती है। यानी कि नई कोशिका का निर्माण अपनी पुरानी कोशिका से होता है, यानी कि उसकी पुरानी कोशिका से होता है। ये हम कह सकते हैं नई कोशिका हमारी पुरानी कोशिका से निर्मित होती है। अब एक नोट है, जो हमारे स्वान वैज्ञानिक थे इन्होंने हमें कोशिका भित्ति, यानी कि पादप कोशिका भित्ति के बारे में भी हमें किसने बताया था, स्वान ने ही बताया था। यानी कि जो हमारी पादप की जो कोशिका भित्ति होती है उसके बारे में भी हमें किसने बताया था, स्वान ने ही बताया था। और ये बताया था कोशिका भित्ति पादप की कोशिका का विशिष्ट लक्षण होता है। यानी कि जो हमारी पादप जो कोशिका की भित्ति होती है, पादप भित्ति, वो कोशिका का विशिष्ट लक्षण होता है। तो इसे नोट करें, फिर मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब हम बात कर लेते हैं कोशिका सिद्धांत के लक्षण की, यानी कि हमारी जो कोशिका है उसके सिद्धांत के क्या क्या लक्षण है। तो देखो, हमारी जो कोशिका सिद्धांत का सबसे पहले लक्षण है, ये है सभी सभी जीव कोशिका के उत्पाद से बने होते हैं। ये क्या है, हमारी कोशिका सिद्धांत का लक्षण है। यानी कि सभी जीव कोशिका के उत्पाद से बने होते हैं। जैसे एक कोश के जीव और बहुकोश के जीव। यानी कि जो हमारे एक कोश के जीव होंगे और बहुकोश के जीव होंगे वो भी किससे बने होंगे, या तो वो कोशिका से बने होंगे या फिर कोशिकाओं के उत्पाद से बने होंगे। अब जो दूसरा जो बात वो है हमारा लक्षण कोशिका सिद्धांत का, वो है कोशिका जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। यानी कि जो हमारी कोशिका होती है वो क्या है, वो हमारे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। यानी कि कोशिका ही हमारे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। या फिर हम कह सकते हैं जो कोशिका है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई भी हमारी कोशिका ही होती है। फिर देखो, जो नई कोशिका बनती है वो किससे बनती है, हमारी पुरानी कोशिका से। यानी पुरानी कोशिका से ही हमारी नई कोशिका का निर्माण होता है। यानी कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। यानी कि जो हमारी नई कोशिका है वो किससे बनेगी, हमारी पुरानी कोशिका से ही बनेगी। अब देखो, इस
हमारे जो कोशिका सिद्धांत है इसका भी एक अपवाद है, वो क्या है, विषाणु। यानी जो हमारे विषाणु और वायरोड है, ये क्या है, ये कोशिका सिद्धांत की क्या है, अपवाद है। अब हम बात कर लेते हैं कोशिका के आकार के बारे में, यानी कि सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका। तो देखो जो हमारी सबसे छोटी कोशिका होती है वो किसकी होती है, वो माइक्रोप्लाज्मा की होती है। और कितने माइक्रोमीटर की होती है, 0.3 माइक्रोमीटर की होती है। यानी कि अगर हम बात करें सबसे छोटी कोशिका की, तो हमारी सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी, वो होगी हमारी माइक्रोप्लाज्मा की। और कितने माइक्रोमीटर की होगी, 0.3 माइक्रोमीटर की। यानी कि हमारी जो सबसे छोटी कोशिका है उसका साइज क्या है, 0.3 माइक्रोमीटर है। अब देखो हम जो जो हमारा विषाणु है, ये क्या है, ये माइक्रोप्लाज्मा से भी छोटा होता है। बट इसमें क्या क्या होता है, इसमें कोशिका की संरचना नहीं पाई जाती है। यानी कि जो हमारा विषाणु है ये माइक्रोप्लाज्मा से तो छोटा है, बट इसमें क्या नहीं पाई जाएगी, कोशिका संरचना नहीं पाई जाएगी। यानी कि विषाणु माइक्रोप्लाज्मा से छोटा होता है, परंतु इसमें क्या होता है, कोशिका संरचना क्या होगी, इसमें नहीं होगी। यानी कि इसमें कोशिका संरचना नहीं पाई जाती। यानी कि इसमें कोई कोशिका की संरचना नहीं होती है। इसलिए तो ये किसका अपवाद है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। अब बात कर लेते हैं हम सबसे बड़ी कोशिका की। यानी जो हमारी सबसे बड़ी कोशिका होती है वो किसकी होती है, वो होती है हमारे शतरमुख के अंडे की। यानी कि जो हमारा शतरमुख का अंडा होता है उसकी क्या होती है, वो क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। यानी कि जो हमारा शतरमुख का अंडा है वो एक कोशिकीय है। और वो कैसी कोशिका, वो सबसे बड़ी कोशिका होती है हमारे शतरमुख के अंडे की। अब बात कर लेते हैं हमारी जो जीवाणु की कोशिका होती है इसका क्या साइज होता है। यानी कि जीवाणु की कोशिका का क्या साइज है, तो जो हमारी जीवाणु की कोशिका है उसका क्या साइज है, 3 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर है। यानी कि जीवाणु की कोशिका का साइज कितना है, 3 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर है। अब बात कर लेते हैं जो हमारी आरबीसी होती है उनका क्या साइज होता है, उनका साइज होता है 7 माइक्रोमीटर। यानी कि जो हमारी आरबीसी है उनका क्या साइज होगा, 7 माइक्रोमीटर की होती है। यानी कि जो हमारी आरबीसी है, आरबीसी का साइज क्या होगा हमारे, 7 माइक्रोमीटर होगा। यानी कि हमारी आरबीसी है उसका क्या साइज है, 7 माइक्रोमीटर। इसे नोट कर लें। फिर मैं आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में समझाऊंगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। तो देखो जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें क्या आता है, इसमें जीवाणु, निरलित शैवाल और माइक्रोप्लाज्मा आते हैं। यानी कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें क्या आएंगे, जीवाणु, निरलित शैवाल और माइक्रोप्लाज्मा आते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें सुविक्षित केंद्रक, वो हमारा विकसित केंद्रक या सुविक्षित केंद्रक कैसा होता है, अनुपस्थित होता है। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में सुविक्षित केंद्रक या विकसित केंद्रक क्या होगा, अनुपस्थित होगा। और इसमें वृत्ताकार द्वितीयक डीएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अब आप कहोगे कोशिका द्रव्य में क्यों पाया जाता है, तो इसमें देखो झिल्लीयुक्त कोशिकांग क्या होंगे, सभी अनुपस्थित होंगे। तो इसमें जब झिल्लीयुक्त कोशिकांग अनुपस्थित होंगे तो इसमें केंद्रक भी अनुपस्थित होगा। इसलिए जो इसमें द्विरज्जुक डीएनए है वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। और जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी अनुपस्थित होगा। यानी कि जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन होता है ये क्या होगा, ये भी इसमें अनुपस्थित होगा। अब जो हमारे झिल्लीयुक्त कोशिका अंग अनुपस्थित होते हैं वो कौन कौन से, लवक, गोल्जिकाएं, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःप्रेतव्य जालिका। अब देखो इन दोनों कोशिका में एक अपवाद है। यानी कि जो हमारा राइबोसोम होता है वो इसमें उपस्थित होता है और कितने एस, यानी कि 70 एस प्रकार का होता है। और हमारी प्रोकैरियोटिक में भी उपस्थित होता है राइबोसोम। इसमें कितने एस का होता है, 80 एस, सॉरी 7 एस, 70 एस, 70 एस और 80 एस प्रकार का होता है। यानी कि जो हमारा राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी होगा और यूकैरियोटिक कोशिका में भी होगा। अब जो देखो इसमें जो अतिरिक्त वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है, यानी कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें अतिरिक्त डीएनए पाया जाएगा जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। यानी कि जो हमारा प्लाज्मिड होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के लिए क्या होता है, वो अतिरिक्त डीएनए होता है। यानी कि जो हमारे प्लाज्मिड है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के लिए क्या है, उसका अतिरिक्त डीएनए है। यानी कि अतिरिक्त अतिरिक्त गुणसूत्र वृत्ताकार डीएनए, द्विरज्जुक डीएनए जो जीवाणु कोशिका में होता है वो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। यानी कि जो हमारा प्लाज्मिड है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या है, अतिरिक्त डीएनए या फिर गुणसूत्र का काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। तो जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिका है इसमें प्रोटिस्टा, लवक, पादप और जंतु आते हैं। इसमें हमारा विकसित केंद्रक क्या होगा, उपस्थित होगा। यानी जो हमारा विकसित केंद्रक उपस्थित है वो कौन सी कोशिका में है, वो हमारी यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। अब देखो रेखांकित द्विरज्जुक डीएनए गुणसूत्र के रूप में केंद्रक के अंदर उपस्थित होता है। यानी कि इसमें कैसा डीएनए होगा, इसमें रेखांकित डीएनए होगा। और इसमें कैसा डीएनए होगा, इसमें वृत्ताकार डीएनए होगा, द्विरज्जुक ऐसे ऐसे कुछ होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें रेखांकित यानी कि इस तरीके का द्विरज्जुक डीएनए होगा। हिस्टोन प्रोटीन इसमें क्या होगा, उपस्थित होगा।
यानी कि जो हमारी यूकेरियोटिक कोशिका इसमें हिस्टोन प्रोटीन क्या होगा, उपस्थित होगा, क्योंकि इसमें क्या पाया जा रहे हैं आप, रेखांकित डीएनए पाया जा रहा है। अब जो हमारा डीएनए वो किस पे लिखा रहता है, वो हमारे हिस्टोन प्रोटीन पे लिखा रहता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन क्या होगा, उपस्थित होगा। अब इसमें कोशिका झिल्ली, यानी कि जो झिल्ली युक्त कोशिका होंगे वो भी कैसे होंगे, इसमें वो भी उपस्थित होंगे। अब राइबोसोम की तो पता ही आपको, ये दोनों में उपस्थित होता है। बस हमारी यूकेरियोटिक में दोनों प्रकार का होता है, 70S का भी और 80S का भी। बल्कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें केवल 70S प्रकार का पाया जाता है। बट जो हमारी यूकेरियोटिक कोशिका है उसमें दोनों प्रकार का डीएनए पाया जाता है। अब देखो जो यानी कि जो केंद्र के अलावा जो हमारा वो डीएनए पाया जाता है वो काय काय में पाया जाता है, लवक में भी पाया जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा। यानी कि देखो हम यहाँ पे एक चीज भी तो कह सकते हैं, यानी कि जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर जो हमारे लवक है उनके पास क्या पाया जाता है, उनके पास अपना खुद का डीएनए पाया जाता है। यानी कि जो हमारे यूकेरियोटिक में लवक और माइटोकॉन्ड्रिया है, इनमें क्या होगा, इनमें इनका खुद का डीएनए पाया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं केंद्र के अतिरिक्त, यानी कि केंद्र के अतिरिक्त लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए क्या होगा, उपस्थित होगा। यानी कि लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए उपस्थित होगा, या हम कह सकते हैं इनमें खुद का डीएनए पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपका पूरा लेक्चर रिकॉल हो गया होगा। और अगर किसी को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे इस विद्यान्यास चैनल पर।